नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम प्रकाश पुराणिया पर। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में हमेशा फूलों की तरह मत रहना। जिस दिन खिलोगे उसी दिन बिखर जाओगे। अगर रहना है तो पत्थर की तरह रहना। जिस दिन तरासे जाओगे उसी दिन भगवान कहलाओगे, यानी भगवान बन जाओगे। जीवन एक चैलेंज है। जीवन में अनेक बार छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। हमें उन गलतियों को पहचानना है कि गलतियां कहां हुई और गलतियों का सुधार कैसे किया जाए। कहते हैं, गालिब जीवन भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिसके मन में जीत का जुनून हो वो कभी नहीं हारता है, और जीतने वाला हमेशा ही सिकंदर कहलाता है। कहते हैं, जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी मिले वही समंदर है। जीवन के सफर में बड़ा जंग है, जो जीत जाए वही सिकंदर है, वही सिकंदर है। आइए हम सबको सिकंदर बनना है। आज अपना बिल्कुल नया टॉपिक भारत शासन अधिनियम या भारत चार्टर अधिनियम, इनका हमें अध्ययन करना है। संविधान निर्माण के बाद कुछ बातें ऐसी थी जो संविधान से पहले बड़ी सहायक थी। ऐसी बातों का अध्ययन आज हम अधिनियम के रूप में करेंगे। सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी सन को हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कोई शासन करने नहीं आई थी, ओनली भारत में व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हुई। उसकी जांच के लिए एक 31 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसे रेगुलेटिंग आयोग के नाम से जाना जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य यही था कि उन जो अधिनियम है या कंपनी की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनकी जांच करना, उनका अध्ययन करना मुख्य काम माना जाता है। हमारे आज के टॉपिक में 3 अधिनियम मुख्य रहेंगे, 1909, 1919 और 1935। इसके साथ 1947 के अधिनियम का भी अपने अध्ययन करेंगे। जब भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं तो 3 अधिनियम और 1947 के अधिनियम, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। इनको छोड़कर छोटी छोटी 1 या 2 बातें कुछ पीछे से रह जाती है, जिनका भी मैं यहां बताने जा रहा हूं। यानी जैसे ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, उनका टोटली अध्ययन नहीं करके हम 1-2 मेन बातों का अध्ययन कर रहे हैं। आज कंप्लीट अध्ययन 1919, 1935, 47 और 9 इन अधिनियम का करने जा रहे हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। उसके बाद 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। दोबारा बताऊं, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, अर्थात लॉर्ड विलियम बेटिक को उस टाइम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके साथ साथ एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को भी पहली बार विधि सदस्य को नियुक्त किया था। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। बार बार प्रश्न आता है कि किस अधिनियम के दौरान कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई और शासन सीधा ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। उसका उत्तर है 1858 का
भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1909 से हम शुरू करेंगे। 1909 यानी पार्लियामेंटो सुधार, जो मुस्लिम्स के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जिसे सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा गया। और 1909 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और सबसे मुख्य अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम जो 1935 का अधिनियम, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। आप प्रत्येक चीज ध्यान से समझिए, प्रत्येक एग्जाम्स में आएगा, छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर आरएस आईएएस तक यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिए और ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास सारे वीडियो उपलब्ध हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अधिनियम्स। अधिनियम पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना, आपको दोबारा बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद अगर देखा जाए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बना, 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया? कंपनी की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, उनकी जांच के लिए यहां एक 31 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। उसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर सर पूछते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 में बना। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट यानी इसका नाम उस टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर के नाम पर पड़ा और पिट्स इंडिया एक्ट ये कहलाया। पिट्स इंडिया एक्ट, इस टाइम एक प्रश्न ये आता है कि द्वैध शासन की शुरुआत, जब ये न पूछे कि द्वैध शासन प्रांतों में हुआ या द्वैध शासन राज्यों में हुआ, द्वैध शासन सीधा पूछे तो द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट में हो गई थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों कहते हैं ये नाम से? ब्रिटिश पीएम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। यानी 1773 के अधिनियम में सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को। इसके बाद है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर, 1833 का चार्टर अधिनियम। यहां से एक प्रश्न बार बार उठता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन था पहला? लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया इस अधिनियम के तहत। एक प्रश्न ये आता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई और सीधी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई? वो है 1818 का अधिनियम। 1818 का अधिनियम, 1818 नहीं, 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम में क्या किया गया?
कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई, सीधी सत्ता ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। यानी कंपनी कंपनी की सत्ता समाप्त करके सत्ता ब्रिटिश ताज यानी क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। सीधी सत्ता ब्रिटिश महारानी के पास आ गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। पहले क्या 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद कुछ सुधार किए गए, कंपनी को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के सारे अधिकार ले लिए गए। और उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज पढ़ने जा रहे हैं, 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम। आज यहां से लेकर 1947 तक के अधिनियम को डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 1909 का भारत शासन अधिनियम मैं स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आज का अपना मुख्य उद्देश्य ही 4 अधिनियम को पढ़ना है, चारों का अध्ययन करना है। 1909, 1919, 1935 और 1947 चारों अधिनियम। अधिनियम 1909 कौन सा अधिनियम? 1909। इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। पहले तो ये नाम क्यों पड़ा, इसका भी कारण जानना है, क्योंकि उस टाइम में 2 अधिकारी थे। एक तो था भारत सचिव, एक भारत सचिव, एक था गवर्नर जनरल। एक भारत सचिव और एक गवर्नर जनरल। भारत सचिव मार्ले था और गवर्नर जनरल मिंटो था। मिंटो, भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, दोनों के नाम को जोड़ करके क्या पड़ा? मार्ले मिंटो सुधार। भारत सचिव और गवर्नर जनरल दोनों को जोड़ करके मार्ले मिंटो सुधार नाम आया। पहला प्रश्न यहां पैदा होता है कि यह अधिनियम बनाने का, इस अधिनियम के बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? इससे पहले 1892 के अधिनियम के जो दोष आए थे, जो अनेक दोष आ गए थे, कमियां रह गई थी, को दूर करना। यानी 1909 के अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1892 के जो अधिनियम थे उनमें दोष थे, उनमें कमियां रह गई थी, उनको दूर करना। इनमें क्या क्या प्रावधान कर दिए गए? इस अधिनियम के प्रावधान क्या किए गए? बड़े महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न आता है, रिपीट होता रहता है। पहला प्रावधान है मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन। इस अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया था कि मुसलमानों को वोट सिर्फ मुस्लिम ही दे सकते हैं। इसलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिक अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक अधिनियम। सांप्रदायिक अधिनियम कहा जाता है क्योंकि संप्रदाय के आधार पर वोट देने का प्रावधान कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि मुस्लिम्स को वोट सिर्फ मुस्लिम्स ही दे सकते हैं, और इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। सांप्रदायिकता का जनक,
सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने यही प्रावधान करने के पीछे मुख्य हाथ किसका था? मिंटो का था, इसलिए उसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा प्रावधान उसमें किया था कि गवर्नर जनरल के साथ एक भारतीय प्रतिनिधि को जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल के साथ एक भारतीय प्रतिनिधि, गवर्नर जनरल के साथ एक भारतीय प्रतिनिधि पहली बार जोड़ा गया था। गवर्नर जनरल के साथ इससे पहले कोई भारतीय व्यक्ति नहीं हुआ करता था। पहली बार सत्येंद्र सिन्हा को इसमें शामिल किया गया। सत्येंद्र सिन्हा को पहली बार गवर्नर जनरल की टीम में शामिल किया गया। ये दूसरा प्रावधान है। पहला प्रावधान है मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान, दूसरा है किसी एक भारतीय को गवर्नर जनरल की टीम में शामिल किया गया। नंबर तीन है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहां किया गया? केंद्रीय विधानसभाओं में। केंद्रीय विधानसभा में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ये तीसरा प्रावधान है। चौथा है प्रांतीय विधान परिषदों का नाम औपनिवेशिक परिषद रखा गया। चौथा प्रावधान यह है कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद का नाम क्या रख दिया गया? औपनिवेशिक परिषद रख दिया गया। और पांचवा प्रावधान बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। 1909 के अधिनियम से पहले कोई भारतीय संसद यानी परिषद के अंदर प्रश्न तो पूछ सकता है, क्वेश्चन तो पूछ सकता है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो प्रथम बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यानी इससे पहले प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम का अगर मूल्यांकन किया जाए तो दो कोटेशन बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को कहा इस अधिनियम के बारे में अगर मूल्यांकन देखा जाए, मूल्यांकन का प्रावधान किया जाए, मूल्यांकन में कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण बात है? लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा, बहुत भयंकर निकलेगा। मार्ले ने मिंटो को कहा, मार्ले ने मिंटो को कहा, क्या कहा? हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बुरा निकलेगा। हम नाग के
दांत बो रहे हैं, बो रहे हैं, जिसका परिणाम बुरा होगा, बुरा होगा। ये बात मार्ले ने मिंटो को यूं कही क्योंकि भारतीयों को कुछ अधिकार दिए जा रहे थे, इसलिए हम ये कह रहा है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। और के एम मुंशी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। के एम मुंशी ने क्या कहा? उभरते हुए सूरज को मार डाला, उभरते हुए सूरज को मार डाला, यानी नष्ट कर दिया। ये इस अधिनियम के बारे में के एम मुंशी ने कहा था। तो ये हो गया 1909 का। दोबारा तो महत्वपूर्ण बात, मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो दोनों के नाम जोड़ करके मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ा। इसे सांप्रदायिक अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। नंबर 3, पहली बार भारतीयों को पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का नाम औपनिवेशिक परिषद रख दिया गया। और पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। वह भारतीय कौन है? सत्येंद्र सिन्हा है पहली बार। और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। और मार्ले ने मिंटो को क्या कहा? हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बुरा होगा। और के मुंशी ने कहा कि इस अधिनियम ने उभरते हुए सूरज को मार डाला। ये था 1909 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो इससे बड़ा महत्वपूर्ण है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का 1919। जैसे 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इसी प्रकार 1919 के भारत शासन अधिनियम को चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे उसी के नाम पर है, भारत सचिव मॉन्टेग्यू था और ये चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल, यानी ये सचिव था और ये गवर्नर जनरल था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्योंकि इस अधिनियम की घोषणा 20/8/1917 को कर दी गई थी, इसलिए इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इस अधिनियम को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी घोषणा कब कर दी गई? 20 अगस्त 1917 को कर दी गई, इसलिए इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। अब इसके प्रावधान बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान किए गए? प्रावधान नंबर 1, पहला प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन। पहला है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है शासन को दो भागों में बांट दिया। एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। आरक्षित विषय। प्रांतों में द्वैध शासन को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित विषय और दूसरा है हस्तांतरित विषय। दूसरा प्रावधान है द्विसदनीय विधायिका। पहली बार द्विसदनीय विधायिका यानी संसद। द्विसदनीय विधायिका यानी संसद के दो सदन कर दिए गए। दो सदन कौन कौन से थे? केंद्रीय विधानसभा
केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा है राज्य विधान परिषद। परिषद, दो सदन बांट दिए गए। ये निम्न सदन है वर्तमान में लोकसभा के समान, और ये उच्च सदन वर्तमान में राज्यसभा के समान। तो दूसरा प्रावधान द्विसदनीय विधायिका, संसद के दो सदन कर दिए गए। नंबर 3, आरक्षण का विस्तार। आरक्षण का विस्तार क्योंकि 1909 के अधिनियम में पढ़ा गया कि सिर्फ मुस्लिम्स को अलग से आरक्षण दे दिया गया। यहां पर किन किन को आरक्षण दे दिया गया? सिखों को आरक्षण दे दिया गया, यूरोपीय लोगों को आरक्षण दे दिया गया, यूरोपियन आरक्षण दे दिया गया, ईसाइयों को आरक्षण दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दे दिया गया, आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियंस को आरक्षण दे दिया गया। तो आरक्षण का इसमें विस्तार कर दिया गया था। सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और ईसाई आदि को आरक्षण दे दिया गया। चौथा प्रावधान क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी लॉर्ड ली की अध्यक्षता में, इसे ली आयोग भी कहते हैं। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1926, इसे ली आयोग भी कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। चौथा प्रावधान। पांचवा प्रावधान नरेश मंडल, नरेश मंडल का गठन। नरेश मंडल का गठन 1921 में कर दिया गया। नरेश मंडल का अध्यक्ष वायसराय हुआ करता था, जबकि ये इसका अध्यक्ष था और इसका चेयरमैन गंगा सिंह को बना दिया गया। तो ये नरेश मंडल का गठन कर दिया गया। अन्य प्रावधान इसमें और क्या क्या दिए गए? नंबर 6 राज्यों को अलग से बजट पारित करने का अधिकार दे दिया गया। 1919 के अधिनियम से पहले राज्य सरकार केंद्र से अलग बजट पारित नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम में राज्य अलग से बजट पारित कर सकते हैं। राज्य अपना अलग बजट बना सकते हैं। राज्यों को अलग से बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये छठा प्रावधान था। नेक्स्ट प्रावधान कौन सा था? कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कर्जा यानी ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार से कर्जा यानी ऋण ले सकते हैं। सातवां प्रावधान, राज्य केंद्र से ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकार केंद्र से अलग से ऋण ले सकते हैं। सातवां प्रावधान कर दिया गया। और लंदन में उच्चायुक्त की स्थापना की गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग की स्थापना, उच्चायोग की स्थापना की गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट नो, इसका ध्यान रखें। अगर ये पूछ ले कि आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन कहां? प्रांतों में। अगर ये पूछे
कि उत्तरदायी शासन, सीधा उत्तरदायी शासन पूछे तो अपने को 1935 करना है, लेकिन आंशिक थोड़े रूप में, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन करें तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों को आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया। तो ये प्रावधान थे 1919 के भारत शासन अधिनियम। अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन बड़ा महत्वपूर्ण है। 1919 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन, कांग्रेस ने इसे क्या कहा, 1919 के अधिनियम की यह कहकर आलोचना की कि यह अधिनियम द्वेषपूर्ण था, द्वेषपूर्ण था। कांग्रेस यानी असामाजिक, असामाजिक और द्वेषपूर्ण था। ये आलोचना किसने की, कांग्रेस ने। और लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक, इस अधिनियम को तिलक ने क्या कहा, बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा कहा, बिना सूरज का सवेरा। किसने कहा यह बात, तिलक ने कही, बिना सूरज का सवेरा। नेक्स्ट जो है वो सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि पहले तो भारतीय लोगों पर बंधन थे, भारतीयों पर और बंधन बांध दिए गए, भारतीयों पर और बंधन बांध दिए गए। ये 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन है। इस अधिनियम की अपनी एक प्रस्तावना थी, इस अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ी गई। ध्यान रखें, 1935 के अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, इनकी अपनी प्रस्तावना थी। इसी प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया, यानी ये इसकी प्रस्तावना थी। नेक्स्ट अधिनियम 1935 का अधिनियम, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, इनकी बहुत सारी बात एग्जाम्स में आती रहती है। जैसे कि हमने पढ़ा प्रांतों में द्वैध शासन, अगर ये आ जाए तो 1919, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन पूछ ले तो अपने को देना है 1935 का अधिनियम, यानी 1935 का अधिनियम। विस्तृत दस्तावेज कहने का कारण यही है कि इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां 10 अनुसूचियां थी और 451 धाराएं थी, 451 धाराएं थी, इसलिए इसे विस्तृत दस्तावेज कहा जाता है, विस्तृत दस्तावेज कहा जाता है। अब प्रावधान क्या थे, यहां प्रावधान बड़े महत्वपूर्ण है। प्रावधान पहला प्रावधान, जैसे कि 1919 के अधिनियम में बताया प्रांतों में द्वैध शासन, तो यहां केंद्र में द्वैध शासन। पहला प्रावधान है केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों का द्वैध शासन हटा दिया गया, क्योंकि 1919 में लगाया था प्रांतों वाला, 1919 में लगाया था और 1937 में वो हटा दिया गया। और ये 1937 में लगा और 1939 में केंद्र वाला भी हटा दिया जाएगा। तो केंद्र में द्वैध शासन पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी आपको पहले बताया उत्तरदायी शासन, यानी प्रांतों में उत्तरदायी शासन। अगर ये आ जाए कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन, प्रांतों में
उत्तरदायी शासन, क्योंकि प्रांतों को कुछ अधिकार दे दिए गए, प्रांतीय स्वायत्तता। नंबर 3, जो भारत का रूप संघात्मक शासन है, जो कनाडा से लिया गया, जो यहां 1935 के अधिनियम में संघीय शासन, संघीय शासन का प्रावधान कर दिया गया। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। नंबर 4, शक्ति विभाजन, जैसे सूचियां 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां भी संघ सूची और राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54 थे और समवर्ती सूची में 56 विषय थे। तो शक्तियों का विभाजन, संघ सूची में 59 विषय केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में अवशिष्ट विषय। ये ध्यान देना है कि यहां अवशिष्ट शक्ति किनके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल, अवशिष्ट या विशिष्ट शक्ति किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। नंबर 5 पर है संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का गठन किया गया। संघीय न्यायालय इस टाइम से फेडरल कोर्ट कहते थे। फेडरल कोर्ट का गठन भी इसी अधिनियम की देन मानी जाती है। नंबर 6, जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका पद बना दिया गया। जो वर्तमान में कैग है, कैग 1935 के अधिनियम से ली गई। नंबर 7, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। नंबर 8वां प्रावधान है उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बना दिए गए और बर्मा और अदन है, इनको भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बना दिया गया। और महान्यायवादी इसका पद भी सृजित कर दिया गया। तो ये मुख्य प्रावधान थे। प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्विज शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय शासन, शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय कर दिया गया, कैग का गठन कर दिया गया, आरबीआई की स्थापना कर दी गई। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम के तहत कोई भी कानून गवर्नर जनरल की अनुमति से बना सकते हैं। कोई भी विधेयक किसकी अनुमति से ला सकते हैं? गवर्नर जनरल की अनुमति से, और वह 6 माह तक इस पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। गवर्नर जनरल इस पर 6 माह तक अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इसका अगर मूल्यांकन देखा जाए, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन देखा जाए तो मूल्यांकन उतना ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम्स में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा इसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ऐसी गाड़ी के समान जिसके ब्रेक
है पर इंजन नहीं, इंजन नहीं। ये बात किसने कही? ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही। नंबर दो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय यह अधिनियम हमारे पर थोपा गया जो बाहर से सुंदर और अंदर से खोखला। यह हमारे पर थोपा गया बाहर से सुंदर व अंदर से खोखला था। ये बात किसने कही? ये बात मदन मोहन मालवीय ने कही। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? सड़ा गला रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला, सड़ा गला रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला अधिनियम कहा था। और नेहरू ने इसे द्वेषपूर्ण अधिनियम भी कहा था, द्वेषपूर्ण। इस अधिनियम को द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया था। तो ये अधिनियम की 1935 के अधिनियम की जांच है। अब 1947 के अधिनियम को देखा जाए तो 1947 के अधिनियम में 3-4 मुख्य बातें ही है। 1947 के अधिनियम में जो 20 जुलाई 20/7/1947 को पेश कर दिया गया, क्योंकि जो माउंटबेटन घोषणा थी 3 जून 1947, इसको पूरा करने के लिए यह अधिनियम 1947 का बनाया गया था। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान कर दिए गए? 2 राज्यों का, 2 राज्य का मतलब 2 देश, नए 2 देशों का गठन निर्माण हो गया, भारत और पाकिस्तान नए 2 देश बन गए। नंबर दूसरा प्रावधान कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। नंबर तीसरा प्रावधान किया गया कि जब तक दोनों देश अपना संविधान न बनाए तब तक 1935 का अधिनियम चलता रहेगा, उसके अनुसार काम होता रहेगा। नंबर चौथा प्रावधान, जो भारत सचिव का पद था, भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहते थे। भारत मंत्री सीधा ब्रिटिश महारानी के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों को यहां स्वतंत्रता दी गई कि भारत में मिलो या पाकिस्तान में, या अपने स्वतंत्र रह सकते हैं। यह स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम, यानी जो अंग्रेजी शासन की ढील दी गई थी, अंग्रेजी मुक्तता का अधिनियम है, वो 1947 का अधिनियम कहा गया। तो ये है भारत शासन अधिनियम। प्यारे बच्चों, अवश्य ही आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए और देखते रहिए आगामी टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। टोटल टॉपिक है, पूरा वीडियो है, वो ध्यान से सुने, बार बार रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।